हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिनट क्लासेस में। कैसे आप सभी? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10th का उत्सर्जन से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से है। आप इसे लास्ट तक देखें और ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? उत्सर्जी पदार्थ का शरीर से निष्कासन क्यों आवश्यक है? यानी जो हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ होता है, हानिकारक पदार्थ होता है, जो अनावश्यक पदार्थ होता है, हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उसका निकलना आवश्यक क्यों है? उसका निकलना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये विषाक्त होते हैं, यानी विषैले होते हैं, क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये अनावश्यक होते हैं, इनमें से सभी। तो यहाँ पर देखा जाए कि सही बात है, वो तो विषैले होते ही हैं, वो हानिकारक भी होते हैं और ये अनावश्यक होते हैं हमारे शरीर के लिए। तो आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा। आपका जो आंसर क्या होगा बच्चों? आपका डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपका सही क्या होगा? डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, अपने अपने दोस्तों के पास भेज दें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उत्सर्जन एवं जल संतुलन की क्रिया संपादित होती है। यानी जो हमारे शरीर में उत्सर्जन होता है और जल का संतुलन होता है, ये क्रियाएं संपादित होती है। क्या अलग अलग होती है कि साथ साथ होती है? कभी कभी साथ और कभी कभी अलग होती है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तक जो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा साथ साथ होती है। ये क्रिया क्या होती है? साथ साथ होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? हमारे शरीर में प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? क्वेश्चन अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों, आपका करेक्ट जो आंसर होगा बच्चों, क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर होगा जी इनमें से सभी। इनमें से सभी होगा। तो ये तीनों का निर्माण होता है किस क्रिया द्वारा? ये हमारे क्या जी, प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन की क्रिया के द्वारा ये तीनों निर्माण होता है। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सभी जंतुओं में सामान्यतः नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से निष्कासन किस रूप में होता है? हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, उसका निष्कासन किसके रूप में होता है? स्थलीय यहाँ बोला है, स्थलीय बोला है, यह ध्यान देना है। स्थलीय जंतु में बोला है, तो स्थलीय जंतु में प्रोटीन से होता है, यूरिया से होता है, अमोनिया से होता है, एमिनो अम्ल से होता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? यूरिया के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? यूरिया के रूप में होता है। स्थलीय जंतुओं में नाइट्रोजनी पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना किस रूप में होता है? यूरिया के रूप में होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 खरे क्वेश्चन कि किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन यूरिक अम्ल में होता है? देखो बच्चों, यूरिक है, ये यूरिक हुआ है, अब थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये यूरिक अम्ल है। किन जीवों में नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन जो होता है ना, यूरिक के रूप में होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है, यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो यूरिक अम्ल के रूप में किसका होता है बच्चों? तो ध्यान देंगे, सिर्फ रेप्टिलिया में, सिर्फ एविज में, क और ख दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ना बच्चों, करेक्ट जो आपका आंसर है, ये आपका हो जाएगा डी आंसर सही है। क्या होगा? डी सही, सॉरी फॉर दैट, डी नहीं सही है। इसका करेक्ट आंसर जो बच्चों है क और ख होगा, यानी एबिज में और क्या जी, एबिज में और रेप्टिलिया में जो होता है, एबिज और रेप्टिलिया में जो होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ का निष्कासन जो होता है किसके रूप में होता है? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। किसके रूप में होता है बच्चों? यूरिक अम्ल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको। कह रहे क्या कि जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि बड़ा दिख रहा है, लेकिन नहीं। ऑप्शन ए है निष्कासन, ऑप्शन बी है उत्सर्जन, ऑप्शन सी है विसरण, ऑप्शन डी है बहिष्करण। तो हानिकारक यहाँ बोला है उपापचयी क्रियाओं के द्वारा फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ। तब जब आपने पढ़ा है कि अपशिष्ट पदार्थ निकलता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। आंसर क्या होगा बच्चों? इसका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहे हैं नेक्स्ट कि ब्रिक
का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? तो वृक्क का भीतरी नतोदर सतह क्या कहलाता है? तो यह वृक्क है लिखा है, अंतस्थ भाग लिखा है, हाइलम कहलाता है, ये नेफ्रॉन कहलाता है। तो आंसर क्या होगा बच्चों? आपका हाइलम होगा। आंसर क्या होगा इसका? हाइलम होगा, यानी सी जो है ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? यानी वृक्क की क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई क्या है? तो आपने इसमें किसके बारे में पढ़ा है बच्चों? नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है। किसमें पढ़ा जी? इसमें नेफ्रॉन के बारे में पढ़ा है। तो आपका आंसर क्या होगा? 8 का जो होगा आपको ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहे हैं नेफ्रॉन है, यस नेफ्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित में से किस भाग में ग्लोमेरुलस अवस्थित होता है? तो आपने नेफ्रॉन का फिगर बनाया होगा ना, तो बच्चों ऐसे करके देखना, ऐसे करके फिगर बना होगा। देखो मैं तो दिल बना दिया भाई, ये बनाना ऐसे, ऐसे करके ऐसे था, और ऐसे लाके ऐसे था, ऐसे है ना, और यहाँ पे है ना, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे निकले हुए पदार्थ थी, और यहाँ पे जालीनुमा रचना था। तो इस तरह से यहाँ पे जो होता है ये क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है बच्चों क्या क्या, ग्लोमेरुलस कहाँ अवस्थित रहता है? तो ऑप्शन है अवरोही चाप में, हेलने के चाप में, संग्राहक नलिका में, या बोमेन संपुट में। तो आपका आंसर क्या होगा? डी आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का डी आंसर सही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर बोमेन संपुट में क्या पाया जाता है? ग्लोमेरुलस अवस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें कौन सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ा होता है? संग्राहक नलिका होता है, हेनले का चाप होता है, सामान्य संग्राहक नलिका होता है, या अवरोधी चाप होता है? तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा नली होगा और इसी नली में ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ऐसे बहुत सारी रचनाएं बनी होती थी। तो ये वाला भाग क्या कहलाता था? ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं संग्राहक नलिका। क्या कहते हैं? संग्राहक नलिका। तो आपका 10 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 10 का आंसर क्या होगा बच्चों? ए हो जाएगा। संग्राहक नलिका जो होती है, संग्राहक नलिका जो होती है किससे जुड़ी होती है? सीधे मूत्रवाहिनी से जुड़ी होती है। ये मूत्रवाहिनी हो गया और ये आपका संग्राहक नलिका हो गया। ये आपका क्या होगा? संग्राहक नलिका होगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहला ऑप्शन है यूरोक्रोम, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी यूरिक अम्ल। तो आंसर क्या होगा इसका बच्चों? यूरोक्रोम होगा। क्या होगा? यूरोक्रोम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11। 11 का ए आंसर आपका क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन करेगा, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है? ऑप्शन है कृत्रिम यकृत, कृत्रिम वृक्क, कृत्रिम वृषण और कृत्रिम वृक्क और कृत्रिम ग्रंथि। तो हीमोडायलिसिस जो होता है ना, डायलिसिस प्रक्रिया, जब हमारा वृक्क खराब हो जाता है तो कृत्रिम वृक्क के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर होगा क्या बच्चों? डी, सी आंसर सही है। सॉरी फॉर दैट। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। सी इज द करेक्ट नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी और एकदम चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, इसलिए ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें बच्चों। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? CO2 बनता है, CO बनता है, या NH3 बनता है, या इनमें ख और ग दोनों बनता है? तो यहाँ पे बता रहा है 13 का जो ऑप्शन होगा बच्चों, आंसर होगा इसका सी होगा। NH3 बनता है, आपने ये दोनों कभी नहीं सुना होगा, बनता है ना। तो आंसर क्या होगा? NH3 बनता है, अमोनिया बनता है, अमोनिया बनता है, NH3 बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? सही बात है, रेजिन जो है पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। किसका है? बबूल का, कनेर का, पीपल का, या चीड़ का? तो ये रेजिन जो होता है ना, रेजिन क्या बच्चों? रेजिन किसका है? तो रेजिन जो है आपका 14 आंसर का आंसर होगा 14 का डी हो जाएगा। डी 14 का क्या होगा? डी, यानी चीड़ का जो है ना, चीड़ का क्या है? रेजिन एक उत्सर्जित पदार्थ है, यानी चीड़ पौधे से क्या निकलता है? रेजिन निकलता है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्रवाहिनी वृक्क के किस भाग से बाहर निकलता है? शीर्ष से, निचले भाग से, हाइलम से, निश्चित स्थान से नहीं।
तो इसका आंसर होगा बच्चों हाइलम से। मूत्रवाहिनी कहाँ से बाहर निकलता है? हाइलम से बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? मानव उत्सर्जन तंत्र का कौन सा भाग शरीर से सीधे बाहर खुलता है? अगला है मूत्राशय, मूत्रमार्ग, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय या ट्राइगोन। ट्राइगोन या आंसर होगा बच्चों इसका क्या जी? मूत्र मार्ग होगा। क्या होगा? मूत्र मार्ग जो होता है ना ये बाहर खुलता है, आपके शरीर से बाहर खुलता है मूत्र मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर क्या है जी? बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिक बाहर से संयोजी उत्तक तथा आरेखित प्रतियों से बना होता है जिसका रचना से घिरा होता है, यह क्या कहलाता है? कैप्सूल कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है, मंडला कहलाता है, नेफ्रॉन कहलाता है। यानी जो ब्रिक जो होता है ना, ब्रिक का ऊपरी जो ये परत होता है, ऊपरी परत एक संयोजी उत्तक से घिरा होता है और आरेखित पेशियों से बना होता है। इस आरेखित पेशियों को हम क्या कहते हैं? आरेखित पेशियों को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो आंसर होगा आपका कैप्सूल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द क्वेश्चन नंबर 17, यानी ऑप्शन ए आपका सही है, आंसर इसका कैप्सूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 17 हो गया तो ये 18 होना चाहिए, ठीक है ना? ये 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा। चलिए, प्रत्येक मानव ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 10, लगभग 100, लगभग 10,000, लगभग 10 लाख। तो आंसर आपने पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा, डी आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी रचना को क्या कहते हैं? आपको हमने अभी बताया, शुरू में ही बताया कि एक ऐसी रचना बनी होती है, इस रचना को हम क्या कहते हैं? तो इस रचना को हम कहते हैं बच्चों हेनले का चाप। तो नहीं, सॉरी फॉर दैट, ये वाला पतला वाला भाग हेनले का चाप होता है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये संग्राहक नली होगी और ये किससे जुड़ जाएगी? मूत्र नलिका से जुड़ जाएगी, मूत्रवाहिनी से जुड़ जाएगी। लेकिन ये वाला भाग जो होती है प्याले जैसी रचना, ये बोमेन संपुट कहलाती है। थोड़ा टाइपिंग यहाँ भी मिस्टेक है, आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए संपुट, संपुट, बोमेन संपुट, 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 ठीक है ना? ये बोमेन संपुट होगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या बच्चों ध्यान देंगे? क्वेश्चन है आपका कि इनमें कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है? यानी मानव मूत्र में क्या नहीं होता है? ऑप्शन है जल, यूरिया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। तो आपका आंसर इसका होगा बी का बच्चों। जल तो होता है, यूरिया भी होता है और यहाँ पे नाइट्रेट भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो 20 का जो होगा आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा। 20 का क्या होगा? सी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 20। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? यानी आपको बताना है कि मानव मूत्र में जो यूरिया होता है, यूरिया क्या होता है बच्चों? यूरिया जो होता है ना, कितना % होता है? तो आपको बताया है कि 2% होता है। कितना होता है यूरिया? यूरिया कितना % होता है बच्चों? 2% होता है। तो आपका 21 का क्या होगा बच्चों? 21 का बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? मानव द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? यानी मानव द्वारा जब रक्त का शुद्धिकरण होता है शरीर से तो उसको क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है या हीमोडायलिसिस कहलाता है या कोशिका डायलिसिस कहलाता है या डायलाइजर कहलाता है? तो मानव द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर होगा बच्चों इसका 22 का जो होगा ना आपका बी होगा, हीमोडायलिसिस होता है। क्या होता है? हीमोडायलिसिस होता है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है क्या कि पौधे में CO2 और O2 का निष्कासन कहाँ से होता है? वात रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका होगा 23 का सी हो जाएगा। क्या होगा? रंध्रों या वात रंध्रों द्वारा निष्कासन होता है गैसों का। अगला क्वेश्चन, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? गैस का जो निष्कासन होता है, गैस का ऑक्सीजन, CO2, O2, इन सभी गैसों का निष्कासन जो किया जाता है किस क्रिया द्वारा किया जाता है? परासरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परिवहन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 का सी हो जाएगा। आंसर होगा बच्चों 24 का सी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है? पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए। तो गैसों का निष्कासन जो होता है बच्चों विसरण की क्रिया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण की क्रिया द्वारा होता है। 24 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेजिन।
रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? फ्लोएम में, जाइलम में, छाल में, पुराने जाइलम में। तो आपका जो रेजिन होता है ना बच्चों, रेजिन जो होता है आपका पुराने जाइलम में उपस्थित रहता है। रेजिन और गोंद कहाँ उपस्थित रहता है? पुराने जाइलम में। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट नंबर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन, सेकंड और लास्ट है, जो कि बहुत ही ईजी और अच्छा क्वेश्चन है। ध्यानपूर्वक देखेंगे। पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे पत्ता वगैरह तोड़ते होंगे ना आप, उजला दूध टाइप का निकलता है, गाढ़ा ये दूधिया रंग का जो पदार्थ निकलता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको लेटेक्स कहते हैं, उसको रेजिन कहते हैं, उसको गोंद कहते हैं, या टैनिन कहते हैं। तो आपको आंसर होगा इसका बच्चों लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। ए आंसर सही है आपका इसका। 27 नंबर क्वेश्चन। लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? पीपल में, बरगद में, पीला कनेर में, इनमें से सभी। तो आंसर होगा बच्चों सभी। आपने देखा होगा कि दूध टाइप का तो पीपल का पत्ता भी तोड़िएगा तो मिलेगा, बरगद का भी पत्ता तोड़िएगा और कनेर का पत्ता तोड़िएगा तब भी मिलेगा। तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा डी होगा आंसर। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर आप नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर प्रतिक्रिया दें।